तो आइए सुनते हैं चित्रा मुद्गल की सर्वश्रेष्ठ कहानी प्रेत योनि। दीदी दीदी उठो उठो, बाबूजी बुला रहे हैं तुम्हें बालकनी में। छोटी बहन चिंकी ने अधीर हो उसे बाह पकड़कर झिंझोड़ने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से चिंकी की झिंझोड़न व उसके घर पहुंचने की पक्की तसल्ली और अपने आत्मसंघर्ष के बूते पर पाई मुक्ति की सुखानुभूति से उपजी गहरी झपकी में सेंध लगाने में सफल हुई। वो अकबकाई सी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। आंखें नहीं खुल पा रही थी। आंखों के कटोरों में उलीची पड़ी हुई थी। पोर पोर टूटी अवमानित देह की कड़वाई किरकिरी। पलक चीर भर भी उठे तो कैसे, ऊपर से देह बेपेंदी की सी हट ओढ़े उसके वश में नहीं सद रही। सिरहाने लुढ़कने को ही थी कि अम्मा के संयमित कर्कश स्वर ने उसकी लुढ़कती देह को तमाचा सा जड़ चैतन्य कर दिया। नीतू, तेरे बाबूजी बुला रहे हैं बालकनी में तुझे, फिर सो लेना। नींद बड़ी मुश्किल से आई है, फिर आ पाएगी आसानी से। विचित्र प्रतीत हुआ अम्मा का आचरण। बोलने की उनकी पुरानी आदत है, किंतु समय को समय का बोध भी विस्मृत कर बैठेंगी वे, ये अनुमान नहीं था। रात यहीं अम्मा उसे छाती से चिपकाए बछिया से बिछुड़ी गाय सी कैसे डकरा रही थी। उसके लौट आने पर वे ईश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देती नहीं अघा रही थी। उसे लेकर नाउम्मीदी के अवसाद में आकंठ डूबा परिवार अचानक उसे सामने जीवित देख अविश्वास और प्रसन्नता के आवेग में संग छोड़ने आए हवलदार और महिला सिपाही को पानी पत्ता तक पूछना भूल गया था। बड़ा भाई दादा, बिन्नू, मंजला, चिंकी, छोटी बहन और बाबूजी, ये सभी तो बावले हो उठे थे। चोट खाए घुटने को धीरे से सहलाती हुई वो पलंग से नीचे उतरी। सीधे होने की कोशिश असहाय चिलकन से दहल उठी। विस्मित हुई। रात बेतहाशा भागते हुए किसी भी घुटने ने अपने आहत होने की उससे चूक तक नहीं की। अब कमरे की चौखट पर खड़ी रात वाली चिंकी एकदम बदली हुई थी। दूर खड़ी उसके कष्ट को मुख दर्शक सी टुकुर टुकुर देखती हुई। इच्छा हुई बेसिन पर जाकर नींद पर खुली धार के छींट दे ले, लेकिन अम्मा के स्वर में आदेशात्मक कर्कशता, गर्दन में पगहा कैसे उसे सीधे बालकनी की ओर खींच ले गई। लंबी खिड़कियों से बालकनी ढक दी गई। घर में जब वे होते हैं यहीं लेटे बैठे पढ़िया सो रहे होते हैं। दीवार के सहारे पीठ टिकाए दीवान पर बैठे बाबूजी सामने अखबार फैलाए उसे और चिंकी को छोड़ घर के सभी सदस्यों से घिरे बैठे थे। सुबह अपनी आपाधापी से मुक्त हो सबका इस तरह से इकट्ठा बैठे होना उसे सनका गया। कहीं कुछ अघटित घटा है जिसका सीधा या घुमा फिरा कर कोई संबंध उसके परिवार से जुड़ता अवश्य है। अम्मा और चिंकी को तो वो देख चुकी थी। बाबूजी के चढ़े हुए माथे की गुर्राहट उसकी और चील सी झपटी। आ गई भवानी, लो अखबार बांच लो आज का। अपनी आंखों के आगे फैलाया हुआ अखबार अपेक्षित पृष्ठ की ओर मुड़कर उसकी ओर बढ़ाते हुए पुनः बोले, ऊपर दाहिने तरफ वाला बॉक्स आइटम। शीर्षक पढ़कर सप्रश्न उसने बाबूजी की ओर देखा। एक बहादुर लड़की की शौर्य गाथा, यही ना? बाबूजी ने उच्छ्वास भरा। वही। उसकी तीक्ष्ण हो आई दृष्टि शीर्षक छोड़ नीचे दी गई पंक्तियों पर दौड़ने लगी। 31 अगस्त मथुरा। कल अपराह ग्वालियर के निकट मुंबई से आ रही पंजाब मेल और मालगाड़ी के मध्य हुई भयानक भिड़ंत के परिणाम स्वरूप सैकड़ों मृत और घायल यात्रियों में से भोपाल से आ रही दिल्ली विश्वविद्यालय की बीए ऑनर्स अंतिम वर्ष की छात्रा अनीता गुप्ता, जो चिकित्सकों की मामूली मरहम पट्टी के उपरांत जाने की अनुमति मिल जाने पर कुछ एक अन्य यात्रियों के साथ सांझे की टैक्सी से दिल्ली आ रही थी। अन्य यात्रियों ने अपने गंतव्यों पर उतर जाने के पश्चात मथुरा के निकट शहर से दूर एक निर्जन स्थान पर कामुक टैक्सी चालक की हवस का शिकार हुई। साहसी अनीता ने बड़ी बहादुरी से वहशी टैक्सी चालक का सामना किया और किसी प्रकार उस दरिंदे के चंगुल से निकल भागने में सफल हुई।
इतना ही नहीं, अस्त व्यस्त अनीता ने निकट के पुलिस थाने में पहुंचकर उस टैक्सी चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस पूरी मुस्तैदी से उस टैक्सी चालक की खोज कर रही है। अनीता को पुलिस सुरक्षा में सकुशल उसके अभिभावक के पास दिल्ली पहुंचा दिया गया है। थाना प्रभारी केसी गोयल ने दिल्ली विश्वविद्यालय की इस बहादुर छात्रा के साहस की प्रशंसा की है और लड़कियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बताया है। बॉक्स आइटम खत्म होते ही संवाददाता की चुस्ती पर दंग रह गई। हृदय आत्मविश्वास और प्रसन्नता की मिली जुली हिलोरों से उद्वेलित हो गया। रात थाना प्रभारी गोयल जी ने उसके सामने भी तो कितना कुछ कहा था प्रशंसा में। चलने के समय वे बोले थे, बहादुर लड़की, तुम अगर उस कामुक राक्षस से अकेले लड़ सकती हो तो क्या हम इतने लोग मिलकर उसे ढूंढ नहीं पाएंगे? उसे अपने कुकृत्य की सजा भोगनी ही होगी। वो बाबूजी को संबोधित कर उनसे बोलने ही जा रही थी कि आप लोग इस बॉक्स आइटम को पढ़कर बजाय मुदित होने के तनावग्रस्त क्यों हो रहे हैं? लेकिन उसके मुंह खोलने से पूर्व ही अचानक बैठक में रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी। मुक्ता का होगा, भोपाल से। आत्मालाप से करती अम्मा फोन उठाने बैठक की ओर दौड़ी। अम्मा के जाते ही सहसा बाबूजी को किसी बात का अंदेशा हुआ। चौंकने से वे उठकर अम्मा के पीछे लपके। अम्मा की हेलो भी अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि फोन जबरन उन्होंने उनके हाथ से झपट लिया। बाबूजी के इस अप्रत्याशित व्यवहार से अम्मा अचंभित हो उठी। उनके चेहरे पर एक दबा दबा नाराजगी का भाव उभर आया, किंतु बाबूजी के हेलो के अंदाज से उन पर ये तो स्पष्ट हो गया था कि फोन पर ना बड़ी बेटी मुक्ता है और ना ही जमाई बाबू रवि। डॉक्टर साहब, हाँ सुनाइए डॉक्टर साहब, बॉक्स आइटम? हाँ, पढ़कर मैं भी आपकी भांति चकित हूँ। दरअसल नीतू तो हमारी अभी मुक्ता बिटिया के पास भोपाल में ही है ना। वो नाती अंशुल का जन्मदिन है 4 सितंबर को। उसका जन्मदिन मनाए बगैर वो लोग उसे आने ही नहीं दे रहे। ना ना, ये हमारी अनीता नहीं है। अरे विश्वविद्यालय में साहब 50 अनीता गुप्ता होंगी। जी जी, जमाना सचमुच बहुत खराब हो गया है। लाख पढ़ा लिखा दो मगर हाँ ठीक कर रहे हैं। लड़की सचमुच बहुत बहादुर थी। और 150 सरकारी आंकड़े हैं, दुगने ही मरे होंगे। नहीं नहीं, 11 बजे के करीब निकलता हूँ घर से। अच्छा, हाँ जी डॉक्टर साहब, शुभ चिंतन के लिए धन्यवाद। फोन यथास्थान रखते हुए बाबूजी का चेहरा और अधिक तनावपूर्ण हो उठा। लग रहा था वे उधेड़ बुन में डूबे हुए किसी किनारे तक पहुंचने के लिए प्राण भय से हाथ पांव मार रहे हैं। सुनो, बाबूजी का तात्पर्य अम्मा से था, लेकिन सभी को अपने निकट खड़े हुए पाकर वे क्षुब्ध स्वर में चेतावनी से बोले, फोन की बातें सुनी? घर घर बांची जा रही है हमारी बहादुर बिटिया की शौर्य गाथा। अभी तो फकत डॉक्टर बाबू का ही फोन आया है। देखते रहो, दिन भर फोन की घंटी टुनटुनाती रहेगी। लोग बिटिया के कसीदे हमें सुनाते रहेंगे। हाँ, और अफसोस के बहाने घर पर आकर जले पर नमक भी छिड़केंगे। हम नाते रिश्तेदारों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। खाने की मेज से टिके हुए दादा ने आशंकित दृष्टि से बाबूजी की ओर देखा। अलीगढ़ वालों को खबर लग सकती है। और दादा की आशंका बाबूजी को निर्मूल नहीं लगी। और चाहे तो अपनी लड़की का संबंध तुमसे अभी का अभी तोड़ सकते हैं। अखबार अलीगढ़ में नहीं बिकते, कम परपंच होते हैं बनियों में। अम्मा ने वितृष्णा से सिर झटक कर अपनी बिरादरी को कोसा। अब जाति बिरादरी को कोसना छोड़ो और कान खोल कर सुनो। बाबूजी ने अत्यंत सतर्क लहजे में प्रत्येक के चेहरे को गौर से देखते हुए बोलना शुरू किया। अभी इसी क्षण से चाहे किसी सगे संबंधी का फोन आए या हितैषी पड़ोसी का, या वह खुद घर आकर अफसोस प्रकट करे, अखबार में छपी खबर के विषय में उनसे साफ साफ मुकर जाना। यूं अटकलें लगाते रहे लोग, लगाते रहे। उसका सिर घूम रहा है। ये कौन से बाबूजी है? इस अपरिचित व्यक्ति को तो उसने कभी देखा ही नहीं। उसके धर्म भीरू असत्य भीरू बाबूजी की काया के किस कोने में दुबका बैठा रहा ये कायर व्यक्ति, जो निसंकोच झूठ पर झूठ गढ़े जा रहा है मान मर्यादा के मानदंडों की रक्षा के लिए। बाबूजी ही कहते थे ना कि बेटियां ही मेरे बुढ़ापे की लकोटियां बनेंगी। अब वे लड़कियों के हाथ से स्वयं उनकी लकोटियां छीन उन्हें अबला बनाने पर तुले हुए हैं।
तो वे अपने बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। यही व्यक्ति है जो अम्मा से हमेशा इस बात के लिए लड़ता भिड़ता रहा कि मैं अपनी लड़कियों को कुछ दहेज में दूंगा तो सिर्फ शिक्षा ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगी। ये अपनी ऊंच नीच स्वयं निपटेंगी। हम जीवन भर साथ बैठे रहेंगे ढाल लिए उनकी रक्षा को। अपना ऊंच नीच निपटा नहीं उसने पूरी जीवटता के साथ। कहां से संचित किया था आत्मबल अपने रोम रोम में? बाबूजी से ही पाया था ना। इस तरह से कहीं सच्चाई पर पर्दा पड़ सकता है? क्यों नहीं बाबूजी बाहर आ जाते, अपने भीतर के छटपटाते मनुष्य को मुखौटे की व्यवस्था से मुक्त कर साहस दिखाते कि अखबारों की सुर्खियों में कैद अनीता गुप्ता कोई और नहीं, उनकी अपनी बेटी नीतू ही है। बाबूजी अरगला नहीं खोलेंगे तो सदैव सदैव के लिए उनकी अपनी नीतू के हाथों से ही नहीं बल्कि सभी बेटियों के हाथों से अपनी ही लकुटियां सरक जाएंगी। मुन्ना, बाबूजी किसी कुशल अहेरी की भांति संकल्पबद्ध हो दादा से मुखातिब हुए। भोपाल डिमांड कॉल से तुरंत बुक करो। रवि या मुक्ता जो भी मिले मामला समझा दो। किसी को कानों कान खबर ना लगे कि नीतू उनके पास वहां नहीं है। दादा ने पहले अपने बॉस के घर फोन किया कि आज उनके पिता का अस्थमा अचानक उखड़ पड़ा है। वह उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने के उपरांत ही कार्यालय पहुंचेंगे। यही करीब 12 तक। जी, लंच से पहले हर हालत में पहुंच जाऊंगा। जी सर। चिंतित हुआ बॉस को दादा ने स्वर में संकटग्रस्त होने का नाटकीय पुट घोलते हुए आश्वस्त किया। फिर तत्परता से भोपाल का डिमांड नंबर डायल करने लगे। उसे चोट खाए घुटने की पीड़ा असहाय हो रही है। पूरे घर का कार्य व्यापार उसे फन काढ़े फुफकारते नाग सा जड़ किए हुए है। प्रतिवाद आंतों में मरोड़े खा रहा है, कंठ से नहीं फूट पा रहा। फोन पर दीदी ही मिली। बाबूजी संक्षेप में परिवार की प्रतिष्ठा पर टूटी विपदा का जिक्र कर क्या करना है क्या नहीं हिदायत दे रहे हैं। किशोरी चिंकी को अम्मा एक कोने में ले जाकर फुसफुसाते हुए न जाने किस षड्यंत्र की भूमिका सौंप रही है, किंतु चिंकी के बचपन घुले चेहरे पर परिपक्वता का भाव शाखाओं पर फुदक रहे गिलहरी की तरह सदृश स्थिर नहीं हो पा रहा। भौचक्के खड़े बिन्नू को दादा ने धुड़का। मोहल्ले में तुम्हारा क्रिकेट खेलना बंद, आज से स्कूल से सीधा घर, समझे? स्कूल? 2-4 रोज बिन्नू स्कूल नहीं जाएगा तो कौन सी कलेक्टरी छूट जाएगी हाथ से? अम्मा दादा की नादानी पर भपकी। उसे लग रहा है वो कमरे में जाकर सोई रहे। सोना उसके लिए निहायत जरूरी है। वो अपनी जगह से हिली ही थी कि बाबूजी उसे संबोधित कर आदेशात्मक स्वर में बोले, नीतू, तुम मान कर चलो कि तुम इस घर में अभी पहुंची ही नहीं हो। अपने कमरे से बाहर आने की जरूरत नहीं है, ना दरवाजा खोलने के लिए और ना ही टेलीफोन उठाने के लिए। वक्त का सदुपयोग करो, अपने कमरे में बैठकर पढ़ो। और क्या? अम्मा ने सुर में सुर मिलाया। हमेशा यही शिकायत रहती है ना तेरी कि इस घर की चैंचे हमें पढ़ने के लिए एकांत नहीं मिलता। चिंकी बोल पड़ी, बाबूजी आज हम स्कूल नहीं गए तो कल मेडिकल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, हफ्ते भर का मेडिकल दिलवा देंगे। तू घर पर ही बनी रह। कोई आया गया तो घर का दरवाजा कौन खोलेगा? उसका चेहरा वितृष्णा से सिकुड़ आया। जो कुछ चिंकी को नहीं समझना चाहिए वही समझाया जा रहा है उसे, और वो विवश सी खड़ी देख रही है। वो चिंकी के बदलते मनोभावों को स्पष्ट लक्षित कर रही है। चिंकी की फुदकन अनायास चौकन्ने भेड़िए के चितवन में परिवर्तित हो रही है। पहली बार उसे सत्ता सुख का अनुभव हो रहा है, भले ही दीदी की निगरानी के ही बहाने। कहाँ तो दीदी हर वक्त उस पर धौंस जमाए रहती थी। कब सोए, कब उठे, कब पढ़े, कब खेले, किसके साथ खेले, कैसे खाए, कितना खाए, बात बात पर उनकी टोका टोकी खोपड़ी पर सवार रहती थी। अब पासा पलटा हुआ है। चौधराहत दीदी के हाथ से सरक उसके हाथ आ लगी है। वो बौराई सी अपने कमरे में दाखिल हो टपटपाते माथे को तकिए में गड़ा कर फूट पड़ी। रात अपनी छाती में गड़े उसके चेहरे को सहलाते छूते प्रलाप सी करती अम्मा बोली थी, हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे मोरी चिरैया। अम्मा बोली ही जा रही थी, तुझे गाड़ी पर बैठाते ही भोपाल से मुक्ता का फोन आ गया कि नीतू के डब्बे का नंबर S9 है, सीट 32। तेरे बेसब्र बाबूजी घंटे भर पहले ही स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि गाड़ी घंटे भर के करीब लेट है। घंटा बीतते न बीता पुनः घोषणा हुई कि घंटा भर और विलंब है।
स्टेशन पर आदमियों को लेने पहुंचे लोग स्पष्ट सूचना के अभाव में परेशान हो उठे। जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने गाड़ी में बम विस्फोट होने की आशंका व्यक्त की तो किसी ने इंजन फेल होने की। 1.5 घंटे बाद जाकर रेलवे अधिकारियों ने खेद भरे स्वर में सूचना दी कि ग्वालियर के निकट गाड़ी के माल गाड़ी से टकरा जाने के परिणाम स्वरूप भीषण दुर्घटना हो गई है। सैकड़ों यात्रियों के हताहत होने की आशंका है। स्टेशन पर हड़कंप मच गया। घबराए बाबूजी को ना इस पल चैन ना उस पल। ग्वालियर पहुंचना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था कि घटना स्थल पर पहुंचकर तेरी खोज खबर लेते। स्टेशन के बाहर किसी दुकान से इन्होंने घर फोन कर तेरे दादा से परामर्श लिया कि आखिर क्या करे। दादा ने सलाह दी, स्टेशन पर व्यर्थ पड़े रहने से कोई फायदा नहीं। स्टेशन अधीक्षक के पास नीतू का विवरण, घर का पता, टेलीफोन नंबर आदि दर्ज करवा कर चले आए। अनर्थ की आशंका में डूबा पूरा घर न कंठ से 2 घूंट पानी उतार पाया, न मुंह से कोर। यही सोच सोच कर कलेजा टुक टुक होता रहा कि विधाता ने असमय मौत भी दी तो कैसी दर्दनाक प्रेत योनि में भटकेगी मेरी फूल सी बच्ची। सुबकती अम्मा की ठुड्डी से चूते आंसू उसके धूल उलझे केशों को नहीं भिगो रहे थे, उनके क्षुब्ध स्वर को आश्वस्त कर रहे थे। बाबूजी पुलिस वालों को विदा करके ऊपर लौटे। तब तक बेटी की संक्षिप्त आपबीती से अवगत हो चुके थे कि अपने ऊपर टूटी आकस्मिक विपदा से किस जीवट और धैर्य के साथ उनकी बेटी जूझी और पुलिस थाने पहुंचकर उस कामुक टैक्सी चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। आपकी बेटी दुर्गा है, साक्षात दुर्गा। बेटी के प्रति महिला हवलदार की प्रशस्ति उद्गारों ने कुछ पलों पूर्व उद्विग्न बाबूजी को गर्व से भाव विभोर कर दिया। भूल जा बेटी, जो कुछ तुझ पर बीती सोच ले एक सपना था। हमारे लिए यही बहुत है कि तू जीवित है, हमारी आंखों के सामने है। तू एक नहीं 2 यमराजों को पछाड़ कर आई है। वही बाबूजी सुबह अखबार में उसकी संघर्ष गाथा की चर्चा पढ़कर एकाएक संवेदन शून्य कैसे हो उठे। क्या था जो सिर्फ अखबार में खबर बनते ही तिरोहित हो गया। संघर्ष, शक्ति, जीवन सब हाशिए के शब्द भर होकर रह गए। लोका अपवाद के भय से, लोका अपवाद के विरुद्ध तब बाबूजी कैसे तनकर खड़े हो गए थे जब मुक्ता दीदी के अकेले बंबई जाकर नौकरी करने के निश्चय की सगे संबंधियों ने आलोचना की थी। बाबूजी अम्मा से बात करते हुए बोले कि मुक्ता कह रही थी हफ्ते भर घर बैठाने से बात नहीं सधेगी, सीधा प्राइवेट फॉर्म ही भरवाओ। दुरंदेशा है मुक्ता। जोश में आकर ये कभी किसी सहेली से सच्चाई बोल बैठी तो बिरादरी में कोई इसे अपनी देहरी लेने से रहा। उनकी परस्पर बातचीत बीच में ही टूट गई। बाबूजी किसी से फोन पर उलझे हुए हैं, शायद कोई अखबार का संवाददाता है और घटना के संबंध में सीधा उससे बात करने को इच्छुक है। वो तकिए से चेहरा उठा, वहीं से चिल्लाकर बाबूजी से कहना चाह रही है कि उस संवाददाता से बात करना चाहती है, लेकिन उसे प्रतीत हो रहा है कि उसके भीतर की प्रतिवाद शक्ति एकाएक क्षीण हो गई है या इर्द गिर्द निरंतर सघन हो रहे षड्यंत्र के विष बदबू से बेसुध हो गई है। बाबूजी उत्तेजित हो कह रहे हैं, जिस किसी विद्यार्थिनी ने उन्हें उनके घर का टेलीफोन नंबर दिया है, द्वेष भाव से ग्रस्त होकर दिया है। टैक्सी चालक की हवस का शिकार हुई लड़की मेरी बेटी अनीता नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ, कौन है वो लड़की? क्यों नहीं लग सकता पता? जरूर लगाइए पता। आपको तो अपने अखबार के लिए मिर्च मसाले की जरूरत है ना भाई। अपनी बेटी से कैसे बात करवा दूं? वो यहाँ हो भी तो, वो तो अपनी बड़ी बहन के पास भोपाल में है। जी नहीं, मेरी बेटी के घर फोन नहीं है। इसमें छिपाने की क्या बात है? जब अखबारों की घटना का विवरण प्रकाशित हो ही गया है तो शेष क्या ढका रह जाता है? देखिए, प्रगतिशीलता और जागरूकता का पाठ कृपया मुझे ना पढ़ाए। मैं पूरी तरह से एक जागरूक बाप हूँ। बस इससे ज्यादा मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। बाबूजी ने फोन रखा नहीं, खीज और क्रोध से लगभग पटक दिया, मानो फोन का चौंगा नहीं हथौड़ा हो उनके हाथ में और उसे उन्होंने पूरी ताकत से उस अजनबी संवाददाता की खोपड़ी पर दे मारा हो।
अगले ही पल वो तमतमाए हुए से चीखे, चिंकी, फोन का प्लग अलग कर दे। सुना नहीं? जल्दी अलग कर। बाबूजी की आक्रामक मुद्रा देख सहमी हुई से चिंकी उनके आदेश का पालन करने दौड़ी, किंतु आगे बढ़कर अम्मा ने उसे बीच में ही बरच दिया। रहने दे, तेरे बाबूजी होश में नहीं है। फिर बाबूजी की ओर मुड़कर मृदु संयंत्र स्वर में उन्हें धैर्य बांधती हुई बोली, सिर पर टूटे पहाड़ को तुम खुरपी से उचकाने चले हो? इतने नादान कब से हो गए? कोई अपना ही जरूरी फोन आ जाए तब? कैसे जरूरी फोन आ रहे हैं देख रही हैं? अम्मा की सलाह पर बाबूजी कटाक्ष से गुर्राए। FIR दर्ज कराते समय अगर ये पुलिस वालों से स्पष्ट कर देती कि देखिए, लड़की का मामला है, उसकी सुरक्षा और भविष्य का ख्याल कर वे मामले को गुप्त ही रखे, तो आज इस नाटकीयता से मुक्त नहीं हो जाते हम। संकट के समय बड़ों बड़ों का दिमाग कुंद हो जाता है, नहीं चला होगा दिमाग इस और। बाकी की दिशाओं में दिमाग दौड़ रहा था ना, इस दिशा में क्यों नहीं दौड़ा? इस झांसी की रानी का दिमाग। अब जो नहीं हो पाया उसे भिसुरने से फायदा। और धीरे बोलो तनिक, सोई नहीं है नीतू, सुन रही होगी अपने कमरे में पड़ी पड़ी। अब उसके डर से मुंह सीलू अपना। बाबूजी बजाय शांत होने के और उग्र हुए। हल्दी चूना पक गया अम्मा। चिंकी ने अम्मा को रसोई के दरवाजे से ही सूचित किया। कहाँ रखूं? तश्तरी में रखकर दीदी के कमरे की मेज पर रख दे, वहीं आ रही हूं मैं। किस लिए हल्दी चूना? बाबूजी ने कौतूहल से उनकी ओर देखा। नीतू के जख्मी घुटने पर लेप लगाने के लिए। हथेली भर नील पड़ा है, छूने भर से टीसता है। हड्डी की चोट हुई तो किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। अम्मा का स्वर अनायास चिंतित हो आया। दिखा देंगे। बाबूजी के स्वर में विरक्ति थी। हड्डी टूटी होती तो टांग हिलाना डुलाना भी मुश्किल होता। दुश्चिंताओं से घिरे होने के बावजूद बाबूजी के स्वर की ये उदासीनता अम्मा को अरुचिकर प्रतीत हुई। वे बिना कुछ बोले मुड़ने को ही थी कि बाबूजी की सुनो सुनकर मुड़ने को पलटी। मैं कह रहा था तुमने चिंकी, बिन्नू, मुन्ना और नीतू को सारी बातें ठीक से समझा दी है ना? उनके एक ही बात को बार बार दोहराने से अम्मा को अचानक चिढ़ छूटी। समझा तो दिया है तुमने, अब मेरे समझाने को कुछ बाकी है? हल्दी चूने का लेप मेज पर रखा निश्चय ही ठंडा हो गया होगा, सोचकर अम्मा बाबूजी की अगली सुनो के घेराव से छूट भागने की खातिर तेजी से बैठक से बाहर हो गई। उनके पास पल भर भी खड़े रहने का अर्थ होता श्रोता बने उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। चिंताएं बार बार दोहराने से कहीं हल होती है? मेज पर रखे कटोरी के लेप को उन्होंने उंगली से हल्के से छूकर उसकी तताहट भांपने की कोशिश की। लेप अपेक्षा से काफी ठंडा हो गया था। खास गर्म लगाने से ही वो रक्त के जमाव को काटने में समर्थ होता है। जितनी आंच सह ले। कटोरी समेत तश्तरी उठाए वो स्वयं रसोई में गई और चिंकी को तवे पर कटोरी रखकर लेप को पुनः गर्म करने की हिदायत दी। बिना किसी आहट के उसके सिरहाने आकर बैठ गई। कुछ एक पल स्नेह सिक्त सी वे उसके उलझे बालों में अटकती उंगलियां फहराती रही। फिर चिंकी के मेज पर लेप की कटोरी लाकर रखते ही उसके कानों के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाई। चित्त तो होले जरा नीतू, घुटने की चोट पर तनिक हल्दी चूना मल दूं। अम्मा के दोबारा आग्रह करते ही वो पलट कर चित हो आई, किंतु दाहिनी टांग के हिलते ही असहनीय चिलकन देह को ठंडे पसीने से तर कर गई। मुंह से चीख निकलते निकलते बची। सलवार का पायंजा सकरा था। सावधानी से खींचने खाचने के बावजूद घुटने की चोट के पार नहीं हो पाया। कान के पास मुंह ले जाकर अम्मा मनुहार भरे स्वर में पुनः फुसफुसाई। सलवार उतार दे गुड़िया, पेटीकोट लाए दे रही हूँ, वही पहन ले कमीज के नीचे। अम्मा उठी और अलमारी से तुरंत साफ धुला पेटीकोट निकाल लाई। कमर पर सलवार उसने लुंगी की भांति गठियाई हुई थी। ये देखकर अम्मा का माथा ठनका। उनकी आशंकित चमकीली आंखों में प्रश्नों की तलवार खिंचाई। नाड़ा कहाँ है? टूट गया। टूट गया? कैसे? भागते भागते। भागते? गठियाया हुआ था ना? फिर?
उसके सूखे ओठ चप चप में कांप कर रह गए। चल उठ। उसे पीठ के सहारे टेक देते हुए नहीं बल्कि धकियाती अम्मा ने पेटीकोट गर्दन में बच्चे को पहनाए जाने वाले झबले की तरह डाला, फिर चारों ओर से उसे नीचे खींच दिया। घुटने पर लेप मलते हुए हाथ रोक कर सहसा उन्होंने पूछा, महीने को कितने दिन शेष है? कुछ पलों पूर्व उस पर तारी छोवन के सम्मोहन की सुखानुभूति अचानक धागा खिंची मोती की लड़ सी छितर गई। वो कहना चाहती थी कि अम्मा, तुम जिस आशंका से पीड़ित होकर ये प्रश्न पूछ रही हो, वैसा कुछ उस कामुक राक्षस की पूरी कोशिश के बावजूद संभव नहीं हो पाया। मैं प्राणपण से लड़ी हूं, लेकिन घुटने की पीड़ा ने उसे बोलने की मोहलत नहीं दी। जोड़ों पर अम्मा की लेप मलती उंगलियां एकाएक सख्त हो आई थी। तीसरे दिन भी उसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। बैठक में आकर बैठ सके, बंद खिड़कियों के भीतर मुक्ति की खुली हवा में सांस ले सके, इसकी भी अनुमति नहीं थी उसे। तर्क था आने जाने वालों के समक्ष उसे नहीं पड़ना है। वैसे बाबूजी का अनुमान सही निकला। प्रत्येक दिन आने जाने वालों का तांता लगा रहा। कुछ ने अखबारों में स्वयं खबर पढ़ी, कुछ कानों कान सुनकर सहानुभूति जताने और हौसला बढ़ाने आ गए। टैक्सी चालक की हवस का शिकार हुई अनीता अपने सेवक राम गुप्ता की पुत्री अनीता नहीं है, जानकर उनका उत्साह धुप से बुझ गया। फिर भी बॉक्स आइटम पर उनकी सामान्य चर्चा घंटे डेढ़ घंटे का सत्संग भाव ओढ़े जाने का नाम न लेती। सभी उस लड़की के माता पिता को सलाह देने को उतावले हो रहे थे कि रिश्वत खा खोकर पुलिस अगर मामला डकार जाना चाहे तो उन्हें चुप्पी मारकर नहीं बैठ जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना चाहिए और उस कुत्ते टैक्सी चालक को फांसी पर लटकवा कर ही दम लेना चाहिए। अम्मा और बाबूजी के अभिनय कौशल पर वो चकित थी। कितने सहज भाव से दोनों हंस हंस कर लोगों को बैठाते उठाते, उन्हें पुनः कभी घर आने के लिए आमंत्रित करते। एक आध बार वो अम्मा की फुर्ती देख दंग रह गई। पाटिल आंटी और पेनकर आंटी के घर में दाखिल होते ही अम्मा उनके लिए पानी लाने के बहाने उसके कमरे में झांक कर उसे आगाह कर गई कि वो धीरे से कमरे की चटकनी भीतर से चढ़ा ले। एक नंबरी चालू है दोनों, किसी बहाने कमरे का जायजा लेने पहुंच सकती है। वैसे कोई सवाल किया भी उन्होंने तो उससे निपटना आता है उन्हें। कह देंगी आगरा से बड़ी भतीजी आई हुई है नौकरी का साक्षात्कार देने, तैयारी कर रही है कमरा बंद कर। शायद सुशीला आंटी आई हुई है, उन्हीं की आवाज लग रही है। आंटी किसी अखबार में उसी के संदर्भ में प्रकाशित किसी समाचार की चर्चा कर रही है। वो दरवाजे की चटकनी उतार दरवाजा खोलकर अपने कान बैठक की ओर लगा देती है। आंटी बता रही है आज दोपहर के संध्या टाइम्स में बॉक्स आइटम समाचार छपा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा कुमारी अनीता गुप्ता के साथ 30 अगस्त की रात कथित दुर्व्यवहार करने वाले बलात्कारी टैक्सी चालक को अब तक ना पकड़ पाने की पुलिस की अकर्मण्यता के प्रतिवाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं ने कल 10 बजे सुबह ITO स्थित पुलिस मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। ठीक ही कर रहे हैं वे। आबरू की रक्षा के लिए अकेले लड़की को दुर्गा बनने से रक्षा नहीं हो सकेगी, पूरे समाज को उसके साथ खड़ा रहना होगा। ये अम्मा की प्रतिक्रिया थी। उसके कानों को विश्वास नहीं हो रहा और ये अधम रूप देखकर आंखों को भी नहीं। उसने महसूस किया कि संध्या टाइम्स में छपी खबर सुनकर सारे घर को सांप सूंघ गया। बाबूजी बौखलाए हुए से बैठक से बालकनी से बैठक के बीच चक्कर मारने लगे। बाबूजी की उद्विग्नता भांप अम्मा उनके रक्तचाप के विषय में चिंतित हो उठी। जाओ, जाकर मंडी से साग सब्जी ही ले आओ। फिर बाबूजी के निकट पहुंचकर आग्रह करती सी बोली, बाहर निकलोगे तो तनिक जी बहलेगा। फिर बिन्नू को पुकार कर रसोई के दरवाजे के पीछे टंगे खाली थैलों में से खाकी रंग वाला थैला उठाकर ले आने के लिए कहा। बाबूजी ने ठिठक कर अनिच्छा से उनकी ओर देखा। और हाँ देखना, पटरी पर किसी के पास संध्या टाइम्स की प्रति मिल जाए तो खरीद लाना। ये बात अम्मा ने लगभग फुसफुसा कर कही। बिन्नू को दौड़ाकर सुशीला के घर से भी मंगा सकती हूँ, पर कहीं वो ये ना सोचे कि मैं इस खबर में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हूँ। फिर बच्चे को फुसलाते देर लगती है क्या।
वो भी चाह रही है कि बाबूजी सब्जी मंडी तक घूम फिर आए और रास्ते से संध्या टाइम्स खरीद कर ले आए। अम्मा आग्रह ना करती तो निश्चय ही संकोच त्याग कर वो बाबूजी से कहने ही जा रही थी। विरोध प्रदर्शन की खबर वो अपनी आंखों से पढ़ना चाहती है, शब्द शब्द जानना चाहती है कि ये कौन लोग हैं जो उसके अस्तित्व के अपमान और तिरस्कार से स्वयं अपमानित हो आहत हुए हैं, बेचैन हुए हैं। क्यों नहीं वो प्रतिक्रिया में खामोश बैठ गए उसके परिवार वालों के भांति, जो घटा मात्र उसके मुख दर्शक से। बिन्नू के हाथ से खाली थैला लेकर बाबूजी ने उसे खाने की मेज की कुर्सी की पीठ पर लटका दिया। उसे लगा बाबूजी घर से निकलकर नहीं जाना चाह रहे। उनके भीतर द्वंद के कई कई मोर्चे खुल गए हैं। उसे महसूस हो रहा है कि हर मोर्चे पर बाबूजी की सिर्फ पीठ है। अम्मा रसोई में शायद चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए चढ़ा रही है। आगे बढ़कर वही आग्रह करे, पहले की तरह ही उन्हें हाथ में जबरन थैला पकड़ाकर दरवाजे से बाहर कर आए। हो सकता है पहले ही की तरह पलटकर बाबूजी उसके दोनों हाथों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ ले और कैसी रही वाली नटखट मुस्कान मुस्कुराते हुए कहे, अरे चुड़ैल, धक्का मारकर क्यों घर से बाहर कर रही है? जा रहा हूँ और अब तो तुझे भी संग घसीट लिए चलूंगा। चल पकड़ थैला। वो अपने कमरे से निकलकर बैठक में टहल रहे बाबूजी की ओर दबे पांव बढ़ी। आहट सुनकर विचारमग्न बाबूजी उसकी ओर पलटे। उसे देखते ही आग बबूला हो एकदम से चीखे, बाहर क्यों आई अपने कमरे से निकलकर? कमरे में जाओ। वो बाबूजी के अप्रत्याशित रौद्र रूप के लिए प्रस्तुत नहीं थी। आवक हो जड़ हो आई। सुना नहीं तुमने? उसने पहली बार प्रतिवाद में मुंह खोला। मुझे आज का संध्या टाइम्स चाहिए बाबूजी, प्लीज। तो धुआं ऐसे ही नहीं उठ रहा। लगता है तुमने अपने साथियों को कहीं से इशारा कर दिया है कि अब वे तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा का नाटक खेले और इसकी इज्जत को सरेआम सड़कों पर नीलाम करे। तमतमाए हुए बाबूजी आपा खो बैठे और उसकी चोट खाई टांग की परवाह किए बिना उसे बाह से दबोच कमरे की ओर घसीट ले गए। सारे किए कराए पर पानी फेर दोगी तुम स्वयं ही नहीं डूबी, हमें भी लिसेड़ कर धर दिया है तुमने। चूल्हा धीमा कर अम्मा घबराई हुई सी उसके कमरे की ओर दौड़ी आई और बजाय बाबूजी के असंतुलित व्यवहार के प्रति आपत्ति प्रकट करने की उल्टा उसे ही कोसती हुई बोली, ये क्या नौटंकी है नीतू? मोहल्ले को इकट्ठा करके ही मानोगी क्या? 3 दिन के प्रशिक्षण में ही पकाई चिंकी अम्मा की सतर्क आंखों का संकेत पाते ही घर की एकाध खुली खिड़कियों को फुर्ती से बंद करने लगी ताकि चीख पुकार का कोई स्वर घर की दहरी ना लांघ सके। उसे मालूम है कि खिड़कियां बंद करने के पश्चात चिंकी दौड़कर दादा का ट्रांजिस्टर उठा लाएगी और कहीं भी सुई फिट कर उसे पूरे वॉल्यूम पर चला देगी। फुटती रुलाई को कंठ में घोंट देने के लिए उसने औंधे हो पूरी शक्ति बटोर कर तकिए में मुंह गड़ा लिए। नाक दबने से सांसें अवरुद्ध हो रही है। होती रहे। क्रूर संकल्प से दृढ़ हो आई। चेहरा नहीं उठाएगी तकिए से। अच्छा है दम घुट जाए। इनके हाथों रिस रिस कर मरने से अच्छा है आत्मघात। उसने तकिए के दोनों सिरे मुट्ठियों में भींच लिए। आवाजों के मिले जुले शोर ने बेहोशी को चिकौटी भरी तो उसने पाया कि कमरे की दीवारों से कोहरे घुला सा अंधेरा चिपका हुआ है। पर्दे के पीछे से सहन की ट्यूब बत्ती की उजास पिंग भरने को व्याकुल झूले के लंबे पट्टे सी पर्दे हिलाती ही फर्श पर हिलकौरे लेने लगती है। दूरदर्शन पर शायद कोई धारावाहिक चल रहा है, कोई हास्य धारावाहिक। बीच बीच में चिंकी और बिन्नू के उन्मुक्त खिलखिलाहट की खनक धारावाहिक के रिकॉर्डेड संवेद हंसी की ध्वनि के साथ घुल मिल रही है। उसे लग रहा है घर के सारे सदस्य दूरदर्शन से जुड़े बैठे हुए हैं। रसोई की बत्ती बंद है। आसपास किसी के होने की चुटकी भर आहट सुनाई नहीं दे रही। 10-15 मिनट और सुनाई नहीं देगी। सहन की दीवार से सटे रखे मेज नुमा शोकेस के ऊपर बाबूजी का कार्डलेस टेलीफोन रखा रहता है। पिछले जाड़ों में जीजाजी ने उन्हें सिंगापुर यात्रा से लौटकर विशेष प्रयोजन के साथ भेंट किया था कि वे घंटे भर पखाने में बैठे रहते हैं, अखबार वहीं पढ़ते हैं,
एक फोन सुनने की ही असुविधा होती है उन्हें। ये यंत्र उन्हें इस असुविधा से मुक्ति दिलाएगा। उसे अपनी कॉलेज की सहेली नम्रता से बात करनी है। उसके लिए नम्रता का कई बार फोन आ चुका है। हर बार वही झूठ उसे भी टिका दिया गया। लेकिन नम्रता जानती है कि वो 30 अगस्त को भोपाल से चलने वाली थी। खत लिखा था उसे उसने। वो नम्रता को अपनी घुटन के विषय में बताना चाह रही है। वो उसे बताना चाह रही है कि वो अपनों द्वारा ही अपने घर में नजरबंद है और कामुक टैक्सी चालक की हवस का शिकार अनीता गुप्ता और कोई नहीं, तुम्हारी एकमात्र सहेली नीतू है। नीतू। नम्रता से संपर्क करने के लिए पखाने के भीतर कागज, पेंसिल, लिफाफा ले जाकर उसने कुछ पंक्तियां घसीटकर संकेत से बिन्नू को कमरे में बुला चिट्ठी उसके निकर के जेब के हवाले की थी कि वो सावधानी पूर्वक नीचे जाकर चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल आए। मगर चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने की बजाय बिन्नू ने बाबूजी के हाथ में थमा दी थी। वही बिन्नू जो राक्षस और राजकुमारी की कहानी सुनने के बाद राक्षस से भयभीत हो उसकी टांग पर टांग चढ़ाए बिना न सोता। वो बिल्ली की तरह दबे पांव शोकेस के निकट पहुंचकर कॉर्डलेस फोन उठा लेती है और फुर्ती से उसका तार निकालकर स्विच ऑन कर नम्रता के घर का नंबर घुमाने लगती है। नंबर लग गया है। आंटी ने उठाया है। वे हेलो हेलो कर रही है। वो उनसे नम्रता को बुला देने के लिए कहने जा रही थी कि किसी ने उसके हाथों से फोन झटक लिए। उसकी अचंभित भयाक्रांत दृष्टि के समक्ष दादा खड़े हुए अगिया बेताल से उसे घूर रहे थे। फोन किसे कर रही थी? मैं किसी को फोन नहीं कर सकती। उसने अपने भीतर प्रतिवाद किया। हिलने डुलने सांस लेने के लिए मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए। मुख आक्रोश से उसकी पूरी देह थर्रा उठी, किंतु होठों पर सिवाय दयनीय फड़कन के कुछ नहीं फूट पाया। क्या हो गया है? उसे क्या हो रहा है? वो कुछ बोलती क्यों नहीं? दादा ने बिन्नू को फोन उठाकर अपने कमरे में रखाने का आदेश किया। फिर निकट आ खड़े बाबूजी को फोन शोकेस पर रख छोड़ देने की असावधानी पर डांटा। चल, हम सबके साथ बैठकर अंग्रेजी समाचार सुन, तब तक चिंकी मेज पर खाना लगाएगी। अम्मा मनोबल भाव प्रदर्शित करते हुए उसे बैठक में चलने को कहती है। अपनी ओर से प्रश्न देखते हुए बाबूजी का अभिप्राय ताड़ कर वे उन्हें आश्वस्त करती हुई सी बोली, अब कोई आने से रहा, आया भी तो तुरंत कमरे में भेज दूंगी। उसने घड़ियाली सहानुभूति से चटचटा रहे अम्मा के हाथ को अपने कंधे पर से झटका और बिना किसी की ओर देखे अपने अंधेरे कमरे में चली गई। उसका खिसियाया हुआ आक्रोश पिघलकर आंखों से धरोधार बह रहा है। अम्मा उसके पीछे उसके बिस्तर तक चली आई और हमेशा की भांति उसके बालों में उंगलियां फंसाकर चक्कर घिन्नी हो रहे सिर को खुजलाती सी सहलाने लगी। धैर्य से काम ले बेटा, कठिन समय में धैर्य से ही पार लगता है। जो कुछ हो रहा है तेरे भले के लिए ही है ना। सहन में खड़े हुए दादा उसकी मानसिक दशा पर बाबूजी से अंग्रेजी में टिप्पणी कर रहे हैं। दिनों दिन विक्षिप्त होती जा रही है। उसकी इच्छा हो रही है कि अपने बालों में फंसी अम्मा की उंगलियों को बालों से खींचकर पेंसिल की तराशी पैनी नोक की भांति मोड़कर तोड़ दे। उनकी छुअन अब कपड़े उतार चुकी है। उनकी छुअन और उनकी देह के बीच अनकहे संवाद के समस्त सेतु चूक गए हैं। कभी ऐसा हो सकता था कि अम्मा उसे छू रही हो और वो निरी काठ के काठ बनी पड़ी उनकी गोद में अपना मुंह ना छिपा सके। खाना लग गया अम्मा, दादा और बाबूजी मेज पर बैठे हैं। चिंकी ने कमरे में झांक कर ये सूचना दी। उन लोगों से कहो खाना शुरू करें। और सुन, अम्मा का स्वर अचानक रहस्यमय हो आया। चूल्हे के बगल में छोटे स्टील के पतीले में काढ़ा बना रखा है, जरा गिलास में डालकर दीदी के लिए ले आ फौरन। लाई, ये कहकर चिंकी रसोई की ओर लपकी। गिलास लिए कमरे में आने से पूर्व वो बाबूजी, दादा और बिन्नू को खाना शुरू कर देने को भी कह आई। उठ तो नीतू, खाने से पहले तनिक काढ़ा तो पी ले। अम्मा ने उसे उठाने के लिए उसकी गर्दन के नीचे हाथ फंसाया। काढ़ा? कैसा काढ़ा? भूख कुल बुला रही है आंतों में।
चिंकी तू जा तो जरा। अम्मा ने गिलास चिंकी के हाथ से अपने हाथों में लेते हुए उसे कमरे से बाहर भेज दिया और अस्फुट स्वर में बोली, काढ़ा पी लेने से महीना किसी हालत में नहीं रुकेगा, पी ले चुपचाप। उसने विस्फारित नेत्रों से अम्मा की ओर देखा। कमरे में फैली पीली रोशनी से उसके सूखे चेहरे पर जरती सी गहरा आई। सोच क्या रही है, जहर नहीं पिला रही तुझे? अम्मा के धैर्य का मुखौटा उनके चेहरे पर से सरकने लगा। जहर ही पिला दो सीधा, छुट्टी। नीतू, तुमने पूछा मुझसे? हाथ आई को मर्द छोड़ता है कहीं? हाथ आती तब ना अम्मा, तुमसे झूठ बोला है हमने कभी? बोला हो ना बोला हो, काढ़ा पीने में हर्ज? उबाली जड़ी बूटियां भरी ही तो है। हर्ज है, इसका मतलब है तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है। ठीक है, नहीं कर रही विश्वास, तू काढ़ा पी चुपचाप। नहीं, पीना पड़ेगा। तेज में आई अम्मा ने उसके सिर के बालों को निर्ममता से मुट्ठी में दबोच लिए और दूसरे हाथ से जबरन गिलास उसके मुंह से लगाना चाहा। उसने प्रतिकार में पूरी ताकत से अम्मा को परे ढकेल दिया। काढ़े का गिलास अम्मा के हाथ से छटक कर पाए ताने रखे किताबों भरी अलमारी से जा टकराया। हरेरा के रंग सा काढ़ा किताबों की जिल्दों से बहता हुआ फर्श पर चूने लगा। शेरनी सी अम्मा आपा खो बैठी। वह उसकी अनपेक्षित उद्दंडता के लिए कतई प्रस्तुत नहीं थी। लपक कर झपाटे से उन्होंने पुनः उसके बालों को मुट्ठी में कस लिए और उसके छूटने को कसमसाते चेहरे पर तड़ातड़ चांटे जड़ने शुरू कर दिए। उसने अम्मा के चांटे जड़ते हाथ को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अम्मा के सिर पर तो जैसे भूत सवार हो गया था। उनका हाथ पकड़ने की अनाधिकार चेष्टा ने आग में घी का काम किया। अम्मा ने उसे बालों समेत पलंग से फर्श पर खींचा और शक्ति भर उस पर लातें बरसाने लगी। वह शायद उसे लात घूसों से अचेत होने की सीमा तक रौंदती, अगर दादा और बिन्नू ने उन्हें पीछे से जकड़कर अलग ना कर दिया होता। अच्छा होता तू उन्हीं 150 परलोक से धार गए सवारियों में से एक होती कुलच्छिनी। जाते जाते अम्मा शराब दे रही थी उसे। प्रेम, वात्सल्य, शुभेच्छा सब झूठे शब्द हैं, अपनी अपनी कुंठाओं का पर्याय। वे जो जीवन के नाम पर जीना उसे सौंपना चाहते हैं, वो पग पग पर उनकी शर्तों के तैयार शुदा फंदों में स्वयं को कसना नहीं होगा। ये नजरबंदी मात्र हफ्ते भर के लिए नहीं है। एक लंबा गिरवी जीवन ऐसी ही नजरबंदी की चींधती सकरी सुरंग में बंदी होकर बिताना होगा उसे। बिता सकेगी वो? कितनी कुशलता से अम्मा बाबूजी ने अपने भीतर के अविवेकी शोषक को रौंप दिया। बिन्नू और चिंकी के कच्चे मन मस्तिष्क में उन्हें अपनी दीदी से अलग होते समय नहीं लगा। उनकी दृष्टि जब भी उसकी ओर उठती है, संशय हिकारत से भरी किसी अपराधी की ओर तनी उंगली हो उठती है। बुआ के गांव बेरहुन के चमरा टोले में देखा वो दृश्य आज अट्ठाहस भरने लगा उसकी चेतना पर, जिसमें 6-7 लोग बल्लम भाला ताने अपने ही हाथों से गए सुअर का वध करने उसे घेरे रहे थे, और सुअर दारुण चित्कार करता हुआ अपने प्राणों की रक्षा के लिए शक्ति भर भाग रहा था। बस भाग रहा था। नहीं, इनके सामने आत्मसमर्पण से अच्छा है आत्मघात। पूरा घर बेसुध नींद में चियाया पड़ा हुआ है। सावधानी पूर्वक उठकर उसने अपने कमरे की चटखनी भीतर से चढ़ा ली और पेटी के ऊपर तहाए रखे कपड़ों में से अम्मा की एक नायलॉन की साड़ी खींचकर उसे बट कर मजबूत फंदा तैयार किया। साड़ी का एक सिरा बिस्तर पर मूढ़ा रखकर छत के पंखे से बांध उसे खींच खींच कर परखा। मुक्ति का यही रास्ता शेष है, कारण वो कोई लिखकर नहीं मरेगी। दादा का हस्तलेख हूबहू उससे मिलता है। जो भी कारण वे लोग अपनी प्रतिष्ठा और पसंद के अनुसार चुनना चाहे, उसके आत्मघात के संदर्भ में चुनने के लिए स्वतंत्र है। वो मूढ़े पर चढ़कर खड़ी हो गई। फंदा पकड़कर अपने गले में डालने जा रही थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने संध्या टाइम्स की वो अनदेखी प्रति घूम गई, जिसमें बॉक्स आइटम में यह खबर प्रकाशित हुई थी
कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएं कल सुबह 10 बजे पुलिस मुख्यालय के समक्ष छात्र अनीता गुप्ता के कथित बलात्कारी टैक्सी चालक को पकड़ने में हो रहे विलंब के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगी। कल वही छात्र छात्राएं जब बॉक्स टाइम में उसके आत्मघात की सूचना पढ़ेंगे तो वह स्वयं को अपमानित और ठगा हुआ नहीं महसूस करेंगे कि वे एक निहायत कमजोर और कायर लड़की के बहाने अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जो उन्हें लड़ने से पहले ही हार मानने को अभिशप्त कर गई। वो पलों मोड़े पर खड़ी संध्या टाइम्स की अनदेखी प्रति में प्रकाशित उस सूचना को बार बार पढ़ती रही। अनिश्चय के गर्भ में अंकुआता एक निश्चय अपना कद ग्रहण करने लगा। वो 1 से लड़ सकती है, 5 से क्यों नहीं लड़ सकती। गले से फंदा निकालकर वो उचक उचक कर खेलती सी पंखे से अम्मा की साड़ी की गांठ खोलने लगी। जो सामान जहां जैसा था उसने यथावत रख दिया और जाकर बोझ मुक्त हो निश्चित सी पलंग पर लेट गई। नींद एक अजीब सी खुमारी लिए उस पर तारी हो रही है और कल सुबह वो भी होगी, विरोध प्रदर्शन कर रही अपनी पीढ़ी के साथ।